हाँ बेटा, एक मेंस में अक्सर एक सवाल पूछ लिया जाता है, कहीं कहीं तो जीएस के पेपर में भी इस बात को पूछते हैं कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन एक्यूज पर्सन, और कहीं कहीं आ जाता है कि अरेस्टेड पर्सन। एक्यूज पर्सन के क्या अधिकार हैं या अरेस्टेड पर्सन के क्या अधिकार? तो इस मामले में जो सवाल आता है वो अक्सर मेंस में होता है, या एक बात और है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। इसके लिए आप तैयार रहें, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन। सवाल ये है कि जो भी अधिकार हैं वो चाहे संवैधानिक अधिकार हों और चाहे मौलिक अधिकार, either it is a constitutional right or it will be a fundamental right, क्या ये एक्यूज को अवेलेबल हैं या नहीं? नंबर 1 जवाब आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से मामलों में ये अपना निर्णय दिया है कि नहीं, काफी अधिकार जो संवैधानिक हैं या जो मूलभूत अधिकार हैं ये उनको भी, उनके ऊपर भी लागू होता है। जैसे आर्टिकल 21 है, राइट टू लिव, ये उनके ऊपर भी लागू। तो सबसे पहले जो अधिकारों का जिक्र करते हैं वो संविधान में ढूंढा जाए या सीआरपीसी को? संविधान। इनका ये कहना है कि जो पहला सर्च हो वो संविधान में, संविधान में पहला जिक्र कहाँ? आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजंस ऑफ लॉ। लोग ये कह रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। जो कानून आज के दिन है, जिस दिन या जरायम या जुर्म किया गया है, अपराध किया गया है, आज के दिन उस अपराध के लिए जो भी कानून है वही लागू होगा, ना कि पहले का कानून लागू। एक चीज और ध्यान दो, अभी इसको बेटा ऐसे उदाहरण से समझो कि 1 जुलाई 2024 को नए कानून लागू हो जाएंगे, आईपीसी भी लागू हो जाएगी। यदि आईपीसी हट के बीएनएस आ जाए, कहीं कहीं पे अंतर भी है प्रोविजंस में। अब कोई अपराध अगर 2 जुलाई को कारित किया जाता है तो ये सोचना काम है हमारा आपका कि उस पर आईपीसी की धाराएं लागू होंगी या बीएनएस। नियमता बीएनएस पहले की धारणा, लेकिन एक चीज पे जरूर ध्यान रखना, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट भी, कि अगर बाद वाले, एक ही दिन बाद की बात है, बाद वाले में उसको ज़्यादा कठोर दंड है तो उसको छोड़ा भी जा सकता है, हालांकि छोड़ना नहीं चाहिए। वो इन परिस्थितियों में होता है जैसे उसने 30 जून को रात में 11 बजे कोई अपराध कर दिया, 1 घंटे बाद नया, जब तक FIR लिखी गई जुलाई जा रही, तो उसमें ये होता है कि तब उसी अपराध में जाएगा। लेकिन अगर बाद वाले प्रोविजन से उसको कोई रिलीफ मिल रही है तो बाद वाला लागू होना चाहिए। तो ये तो पहला मामला। दूसरा क्या है? आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 कहता है कि रुक राइट। जाओ, अब अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 सब क्लास 3 वो कहता है प्रोटेक्शन फॉर द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, उसको खुद को हंसने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। इसको इस तरह से समझो कि उसको विवश नहीं, कंपेल नहीं किया जाएगा तो अपने खिलाफ गवाही दे किसी मुलजिम, उसको कतई कंपेल नहीं किया जाएगा।
अब आप सोचो वो लोग विवाद कर लेते हैं, तो कंपल्सन से नहीं करते, वो वॉलेंटरीली करते, स्वेच्छाया करते हैं, दबाव और व्यवस्था बस वो नहीं करते हैं। और इसके बारे में तमाम चीज़ें अभी आपने देखा, अभी आज ही चर्चा हो रही थी क्लास में। स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1125। तो ये रहा कि किसी अनुच्छेद 20 का 3 कह रहा है किसी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 2 भी कहता है सर कि राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेल। ये बेटा ये कह रहे हैं और जोर से बोला करिए। अनुच्छेद 20 का खंड 2 ये कह रहा है कि एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं, एक ही बार मिले, दोबारा नहीं मिले। ये CRPC धारा 300 को भी दिमाग में रखना। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान में रखना कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और उसके द्वारा कोई क्राइम किया गया है, उसके लिए उसको विभाग से सस्पेंड करके विभागीय कार्रवाई की जा रही है, वो दोनों चलेंगे, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। क्योंकि एक वो ट्रायल है, अब एक उसका डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। और इसके आगे क्या है? राइट टू नो द रीजन ऑफ अरेस्ट आर्टिकल 22 क्लॉज 1। अनुच्छेद 22 खंड 1 ये कह रहा है कि वो गिरफ्तार जब किया जाए तो गिरफ्तार क्यों किया गया है, गिरफ्तारी के क्या आधार हैं, ये उसे बताया जाता है। ये CRPC में भी है। कहाँ है? CRPC में 50 58 और 85 और 75। अरे रुको, 50A लेके चलो बस। 50A क्या लिखा है? 50A में मिलना पड़ा धारा 50A क्या है? जब किसी को गिरफ्तार किया ये क्या है मालूम है? अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है घर के बाहर, समझो भावना को, अगर उसके घर में जाकर गिरफ्तार किया तब इस प्रावधान की कोई जरूरत नहीं 50A की। लेकिन उसको चौराहे पर, उसको बाजार में कहीं गया था, गिरफ्तार कर दिया गया, तब वो जिसको कहेगा उसको सूचना देना जरूरी है। और एक बात और बच्चों, कि अगर उसने कहा कि हमारी वो ननकाना मौसी को बताया जाए, तो पुलिस वाले ननकाना मौसी के पास जाएंगे, उनको लिखित में सूचित करेंगे और उनके अंगूठा लगवाएंगे, और वो जो कागज लाएंगे, वो जो रिमांड पेपर जाएगा मजिस्ट्रेट के यहाँ, वो साथ में जाएगा और मजिस्ट्रेट को देखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी है, और वहाँ ये बताया जाएगा उसको कि उसके लड़के को हमने किस अपराध में गिरफ्तार किया है और रखा कहाँ है। और धारा 50 में जैसे पकड़ा जाएगा, 107 जो काम करेंगे, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएंगे उसे क्यों भैया गिरफ्तार किया है। एक चीज़ और, अगर वो कहीं बेलेविल ऑफेंस में गिरफ्तार किया गया है तो उसको बताया जाएगा कि आप बेलेविल ऑफेंस में गिरफ्तार किए गए हो, अगर चाहो तो जमानत ले सकते हो। अगला कहाँ CRPC का कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहते हैं आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 है, राइट टू एंगेज एन एडवोकेट। देखो बेटा, इसको एक स्टेप के बाद में रखते, पहले ये रख लो कि अनुच्छेद 22 के खंड 2 में ये है कि उसको 24 घंटे ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रखेगी, और CRPC के सेक्शन नंबर 57 में ये है कि जैसे उसे गिरफ्तार किया जाएगा 24 घंटे के अंदर
यात्रा के समय को निकाल कर उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा। अर्थात 24 घंटे का वक्त है पुलिस अधिकारी के पास। इसके बाद उसे फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। आप जानते हैं पेश किया जाएगा, सेक्शन 167 CRPC लागू हो जाएगी। 167 में क्या कह रहा है? 167 ये कह रहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर आपकी तफ्तीश पूरी ना हो उसको सर छोड़ दिया जाएगा। अजीब बात है, तब उसको मजिस्ट्रेट सामने पेश करके न्यायिक रिमांड पे भेजा हुआ जाएगा। सबको छोड़ दिया जाएगा, कानून कैसे चलेगा? अगर 24 घंटे के अंदर आपकी विवेचना नहीं हो, अब आप कहेंगे साहब 24 घंटे के अंदर विवेचना कहाँ पूरी होगी? कुछ मामलों में हो जाती है, जैसे 13 जुआ देवी में पूरी हो सकती, बाकी ना एक्साइज होगी ना आर्म्स में होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक्साइज एक्ट में सन की रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी, एक्साइज इंस्ट्रक्टर से आपका वर्जन लग जाएगा, और आर्म्स एक्ट में डीएम की परमिशन लेनी होगी, और डीएम परमिशन प्रोसिक्यूशन सैंक्शन तब देंगे जब पहले वो असलाह का परीक्षण किया जाएगा, जो कि पुलिस लाइन में होता है, और दोनों काम में 15 दिन से कम नहीं लगेगा। मारपीट में होगा, चोट लगेगी, डॉक्टर से आप चेक कराएंगे, इसके बाद मौका मुआयना करेंगे, नक्सली खैर बना सकते हैं, अब उसकी रिपोर्ट कहीं ज़्यादा चोट है, एडवाइज एक्सरे हो गया, तब एक्सरा रिपोर्ट, सबके बयान 24 घंटे में नहीं पूरा हो पाएगा, तो मुलजिम को मजिस्ट्रेट सामने पेश कर दिया जाएगा, और वो चाहे उसे न्यायिक हिरासत में भेजें, चाहे पुलिस को जब वो पुलिस हिरासत में ले ले, ये उसका राइट है। मुलजिम पर 24 घंटे से ज़्यादा उसे रोका नहीं जाता। ये बात सेक्शन नंबर 76 में भी है, वहाँ वारंट से गिरफ्तारी की बात है, और 57 में बिना वारंट से गिरफ्तारी की बात, यही अंतर है। आगे राइट टू एंगेज एन एडवोकेट, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और CRPC धारा 22 के खंड 1 में यह है कि अभियुक्त को ये अधिकार है कि वो किसी भी वकील को एंगेज कर सकता है, और धारा 301 कौन बोल रहा है? 303 303 उसमें हर मुलजिम को ये राइट है कि वो अपने पसंदीदा वकील किसी को भी। सर जो लीगल एड की बात की गई वो 304 में, वो माना जाएगा? अरे सुनो तो 303 में उसको ये राइट है, वो किसी भी वकील साहब को चाहे तो अपने बचाने के लिए इंगेज कर सकता है। लगे हाथ 304 भी जाएंगे, उसमें ये है कि अगर उसकी कंडीशन ऐसी है, क्रिटिकल कंडीशन है, ही इज इकोनॉमिकली वीक, तो उसको सरकार की तरफ से मुफ्त विधिक सहायता हेतु वकील उपलब्ध कराया जाएगा। आर्टिकल 39A भी कहता है सर। ये अनुच्छेद 39 का खंड 1 भी करता है। कहने मतलब ये राज्य का दायित्व इसे अपनी नीतियों में रखे। और सुखदास बनाम स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये वो केस है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है। कब हुआ था डिसाइडेड? 1986 में। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चाहे वो वकील की डिमांड करे या ना करे, आपको उसको वकील उपलब्ध कराना है, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टेज कराना। ये सुखदास बनाम स्टेट अरुणाचल प्रदेश का मामला। और इनके राइट बोलो, राइट टू बेल। देखो बेटा, आप जानते हैं बेल का प्रावधान दुनिया भर के क्रिमिनल लॉज में क्यों है? क्योंकि वो आदमी तब तक दोषी नहीं है
जब तक उसे न्यायालय द्वारा दंडित किया जाए। फिर वो बिना दोष के क्यों रहे जेल में? जब वो तंदुरुस्त हो जाएगा उसे जेल भेजिएगा सजा काटने के लिए। तो बेल पाने का उसको अधिकार है। बेलेबल ऑफेंस में थाने वाले बेल दे सकते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 436 उसके लिए है, 437 है, 438 है, 439 है। ये सब बेल के प्रावधान है। इसमें 436 और 437 ये मजिस्ट्रेट के कोर्ट के बेल हैं और 438 ये एंटीसिपेटरी बेल है जो कि कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के यहाँ से ली जा सकती है और हाई कोर्ट में भी बेल देंगे या कोर्ट ऑफ सेशन में बेल एप्लीकेशन डालेंगे तो 439 में ही डालेंगे। और 439 ये भी कहता है कि दोनों अदालतों को बेल के मामले में समान पावर। राइट टू अपील है आर्टिकल 130। अगर उसके पहले भी ये देख लो, ये एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 138 में वो जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस है वो 3 तरह के एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन इफ नेसेसरी। क्रॉस एग्जामिनेशन करना एक्यूज्ड का राइट है, उसके इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन का जो उद्देश्य है वो न्यायालय के सामने सच्चाई को लाना, इसलिए उसको यह अधिकार दिया गया। एक चीज और, आप सीआरपीसी के जितने भी ट्रायल हैं उसको देखना, जैसे सेशन ट्रायल को उठाएं 231 में प्रोसिक्यूशन एविडेंस की बात कही गई। अब उसमें पहले जो डीजीसी साहब हैं वो एग्जामिनेशन रिसीव कराएंगे, जो डिफेंस के लॉयर महोदय हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। अब आप आ जाइए, अगर स्टेट केस में वारंट ट्रायल जो कि मजिस्ट्रेट के सामने होता है तो वहाँ सेक्शन नंबर 240 में चार्ज फ्रेम होता है, 241 में उसके आधार पर अगर कोई गलती मान ले सजा है, 242 में आखिर प्रोसिक्यूशन की एविडेंस, वहाँ भी मुलजिम को राइट है वो गिरफ्तार करेगा। एक चीज ध्यान दें कि अगर मुलजिम कोई गवाह पेश करता है तो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ मुलजिम के वकील साहब कराते हैं, उसकी गिरा फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब से। ये ध्यान देना क्यों सिर्फ करता है, जो पार्टी गवाह लाएगी वो एग्जामिनेशन इन चीफ करेगी, अपोजिट पार्टी उसकी गिरा करेगी, तो ये बेटा उसका राइट। और एक चीज और ध्यान देना, सेक्शन नंबर 46 जो सीआरपीसी का है, अरेस्ट हाउ मेड, उस पर यह ध्यान देना कि गिरफ्तारी आखिरकार कैसे की जाएगी। मेनली ये है कि उसको छू के की जाएगी जब तक वो खुद वो सरेंडर नहीं कर देता। दूसरा है कि जरूरत पड़ने पर जो आवश्यक बल प्रयोग है वो किया जा सकता। तो उसके सब क्लास 3 में एक बात और लिखी है सेक्शन नंबर 46 कि किसी भी हालत में दौरान गिरफ्तारी उसकी जान नहीं ली जा सकती जब तक कि वो किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त न हो जिसमें या तो फांसी की सजा हो या आजीवन कारावास की सजा। लेकिन लगे हाथ बेटा एक चीज और ध्यान रखना, देखो थोड़ी दिक्कत है हमारे क्लास में, ये दिक्कत है बेटा कि चारों तरफ कोई हम घुमाते हैं, लेकिन आप एक बार मेहनत भले पड़ जाए इसके बाद वो चीज़ आप समझने लगे। अब यहाँ से एक चीज़ और हम उठा रहे हैं, वो ये उठा रहे हैं, मान लिया पुलिस वाले गिरफ्तार करने गए थे, वो चोरी का मुलजिम था, उन्होंने मारा गोली उसके पैर में, मारने के उद्देश्य से नहीं, गिरफ्तार करने के उद्देश्य से, लेकिन वो उसी समय झुक गया और उसको खोपड़ी में लग गई गोली, वो मार गया। तो सवाल है कि पुलिस वाले क्या मर्डर के अपराध के दोषी होंगे? नहीं होंगे।
ये कहाँ है डिफेंस इनको? बोलिए सुधा जी। सेक्शन नंबर 300 में जो एक्सेप्शंस हैं दो उसमें एक्सेप्शन नंबर 2 है या 3 है, आप देखें। दो प्राधिकारी द्वारा पब्लिक सर्विस अगर excessive right हो गया है, अब तो आगे क्योंकि चौथा नंबर है सडन फाइट और 5वां नंबर है कंसेंट, 5वां नंबर है गेन सडन प्रोवोकेशन। अब देखो दूसरा नंबर क्या वही है। है सर, excessive right है। कोई अगर पब्लिक सर्वेंट वो इन द कलर ऑफ हिज ऑफिस अपना कार्य कर रहा है और उसमें एक्सेसिव ताकत इस्तेमाल हो गई, वो आदमी मर गए, तो ये विल नॉट बी एक्यूज्ड ऑफ मर्डर बट ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और सर राइट टू अपील है। राइट टू अपील, राइट टू अपील के पहले भी है सर राइट। एक पहले तो 313 का अधिकार देखो बेटा, ट्रायल के बारे में जब बात करो, मुस्लिम के हक के बारे में बात करो, तो ये समझ लो IGPU आर बिफोर अ कोर्ट। सारा प्रोसेस आपको निगाह के सामने होना चाहिए, तभी आप एक्सप्रेसली उसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। 313 CRPC का बयान तब होता है जब अभियोजन पक्ष की गवाहियाँ पूरी हो गई होती हैं, मुलजिम से पूछा जाता है, चंद सवालात किए जाते हैं, और वो सवाल में एक सवाल ये भी होता है क्या आप अपने गवाह पेश करोगे या नहीं। अगर वो कहता हाँ पेश करेंगे तो मुकदमा लगता है डिफेंस एविडेंस में, अगर वो कहता नहीं पेश करना तो मुकदमा लगता है आर्गूमेंट। एक चीज़ और जान लो, उसके अधिकारों के लिए दरोगा जी को भी दौरान इन्वेस्टिगेशन उसके बयान लेने चाहिए। दरोगा जी मुलजिम का बयान लेंगे तो किस धारा में लेंगे? 161 CRPC के अंतर्गत। एक बार एक मामले में इस पर बड़ा विवाद हुआ। उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर कौन थे? लेडी, जिनका केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और उस समय ऐसा हुआ कि उन्होंने ये चैलेंज किया था कि धारा 161 में जो बयान होंगे वो सिर्फ गवाह के होंगे, यानी सेक्शन नंबर 161 CRPC के जो स्टेटमेंट हैं वो सीमित हैं सिर्फ साक्षी के बयान। लेकिन नंदिनी शतपथी वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि धारा 161 CRPC के बयानों के अंतर्गत मुलजिम के भी बयान आते हैं। तो सबसे पहले जिस समय दरोगा जी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मुलजिम का बयान दिए जाएंगे, वो अपनी सफाई में जो चाहे कह सकता है ना, उसका अधिकार है। इसके बाद और ध्यान दो बेटा, अरे वो आपकी बात अभी कहाँ आ रहा है, तो ट्रायल में आए। इसके बाद जिस समय उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाएगा, उससे पूछा जाता है कि ये साक्ष्य ये आरोप आपके ऊपर निश्चित किए जा रहे हैं, आपको क्या कहेंगे। एक बार फिर मौका मिला 313 में। अरे चीज और, अगर वो चाहे तो 315 के अंतर्गत खुद को भी अपने ही मामले में बतौर डिफेंस विटनेस पेश कर सकता है। यह प्रावधान 315 CRPC में है। बस दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नंबर एक रिटन एप्लीकेशन मुलजिम की तरफ से दी जानी चाहिए। नंबर 2, कोर्ट की तरफ से वो परमिट दी जानी चाहिए। अब इसके बाद एक अधिकार और है बेटा, जो अपेक्षाकृत कुछ छोटे मामले हैं, उनमें वो चाहे तो प्रोबेशन की डिमांड कर सकते हैं। बजाय जेल जाने के वो ये कहेगा कि सरकार हमें प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाए, ये भी वो डिमांड कर सकता है। और उसके बाद अब उसको सजा हो ही गई तो वो बेटा अपील का अधिकार रखता है।
अपीलों कोर्ट से अगर अपील रिजेक्ट हो गई या बाद में वो फेल हो गई, वो उसके ऊपर अपील कर सकता है। पैरोल का अधिकार उसके पास। तो इस संपूर्ण मामले में जब डिस्कशन किया गया तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भारतीय कानूनों में, भारतीय संविधान में और भारतीय आपराधिक कानून में अभियुक्त को भी बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि हमारे देश की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसकी छाप उसकी छाप यहाँ कानून के अंतर्गत भी पड़ी। तो ये रहा बेटा राइट ऑफ स्टेट टू PR a पर्सन।